हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा ईपीएफओ का क्लास नंबर 35 है और 31 अक्टूबर है। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे और करंट अफेयर का 3-4 क्लास और होगा। उसके बाद आपका करंट अफेयर खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही सिलेबस जो भी है आपका खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर से मैं आपको डेली जो है बेसिस पे टारगेट दूंगा, जो आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, इस तरह से आपका रिवीजन भी 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका। और जो भी बचे हुए पोर्शन थोड़े मोड़े, लगभग सिलेबस कंप्लीट है आपका। थोड़ा वो मोड़ा जो बचा हुआ पोर्शन है करंट अफेयर का और थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का, उस वो साथ ही साथ चलता रहेगा। और 1 नवंबर से आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, जो आपको डेली बेसिस पे टारगेट को करना है। ठीक है, तो तैयार रहेंगे आप लोग कल के लिए। बताइए यस और नो। ठीक है, तो आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। डेली आपका क्लास होता है 10 बजे रात से लेके 11:30 बजे रात तक। मिनिमम 1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का भी होता है। मेरा नाम राहुल वर्णवाल है, जो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है, एक तरफ इंग्लिश में पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी में पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न 2024 में किनको मिला था। तो लाल कृष्ण आडवाणी को, एम एस स्वामीनाथन को मिला था, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जो है 50th भारत रत्न इनको मिला है। ठीक है, और भारत रत्न जो स्टार्ट हुआ था वो 1954 से स्टार्ट हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1927 कराची पाकिस्तान में। और ये बीजेपी के सबसे लंबे जो है प्रेसिडेंट हैं। इनको पद्म विभूषण भी 2015 में मिला है। 7th ये डिप्यूटी पीएम थे भारत के 2002 से 4, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब। और ये होम मिनिस्ट्री भी इनके अंडर में पहले था। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी ये रह चुके हैं। अगर एम एस स्वामीनाथन का बारे में बात करें तो इनको कौन नहीं जानता है दोस्तों, सब लोग जानते हैं। ये भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। 1925 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। और आईयूसीएन के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, रैमसे मैग्ड जो हमारा अवार्ड है वो भी इनको मिल चुका है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वर्ल्ड फूड प्राइज, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिला है। इसके अलावा पद्मश्री भूषण और विभूषण भी इनको मिल चुका है। पीवी नरसिम्हा राव, आपको पता है एलपीजी जब रिफॉर्म हुआ था भारत में, तो उस समय ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे 1919 से लेकर 96 तक। तेलंगाना 1921 में इनका जन्म हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म इन्होंने लेके आए थे। और उस समय भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और इनको फादर में इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म का, आर्थिक सुधार का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नॉन नेहरू गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने, जो पूरा अपना कार्यकाल को पूरा किया 5 साल का। ठीक है, उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म 1902 में यूपी में हुआ था। यूपी के सीएम भी ये रह चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम ये थे यूपी। ठीक है, और पीएम भी रह चुके हैं लगभग मोटा मोटी हम मान के चले तो 8 महीना का आसपास। और ये चैंपियंस, मतलब किसानों के लिए बहुत इन्होंने काम किया। और इनका बर्थ एनिवर्सरी को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। उसके बाद 60th अगर ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करेंगे तो इसमें ये म्यूजिक के लिए, ये सब के लिए दिया जाता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बना, याद रखिए 66 का बात कर रहा हूँ मैं, बेली एलिस। और इनका नाम था सॉन्ग का व्हाट वाज आई मेड फॉर। ठीक है, बारबी मूवी का था। फोर्थ, उसके बाद टेलर स्विफ्ट एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को मिला है मिडनाइट के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है मिल्की साइरस फ्लावर्स के लिए। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम शक्ति को मिला है, जिसके हैं आपका कंपोजर शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने, उनका जो बैंड है। बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम मिला है एज वी स्पीक को, जिसको जिसको इन तीनों लोगों ने गाया है। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस पास्तो को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्कर ने नया पुरस्कार को स्टार्ट किया जिसका नाम है अचीवमेंट इन कास्टिंग। कास्टिंग में जो म्यूजिक में कास्टिंग होता है उसके लिए 2026 से ये मिलेगा, 98th एडिशन से। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ठीक है, जो जंगल में जो जंगली जानवर का फोटो खींचते हैं, तो उसमें बेस्ट फोटोग्राफर जो मिला है वो मिला है नीमा सारी खनी को। इनका फोटो का नाम था आइस बेड। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज, इस अवार्ड को देता है कौन, यूके का एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो देता है। ठीक है, उसके बाद ब्लावाटनिक अवार्ड,
यूके देता है। उसके विनर्स हैं 3 इंडियन ओरिजिन के राहुल आर नायर को, मेहुल मैक को और तन्मय भारत को। ये अलग-अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में दिया जाता है। फिर केपीपी नेम्बियर पुरस्कार, ठीक है? इसके विनर है एस सोमनाथ, जो इसरो के चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट टेक प्राइज, गॉव टेक प्राइज 2024, ठीक है? यूएई में हुआ ये और इसका विनर इंडिया था। और इंडिया का जो प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रोड सेफ्टी को बढ़ाना, उसका नाम है आई रास्ता, आई रास्ते, आई मतलब इन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? और अवार्ड किसने दिया? शेख हमदन ने दिया, जो दुबई के राजकुमार हैं, प्रिंस हैं। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विनर हैं गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो ये भारत का सबसे पुराना और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961-65 में इसका स्टार्ट हुआ था और ये नॉट पोस्थुमस, मतलब मरने उपरांत ये नहीं दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए और वाग्देवी का स्टेचू और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और भारत ज्ञानपीठ इसको देता है। किसको मिला है ये? गुलजार को और रामभद्राचार्य जी को। गुलजार के बारे में बात करेंगे, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और ये त्रिवेणी पोएट्री को इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर साहित्य अकादमी भी इनको मिल चुका है, दादा साहब फाल्के मिल चुका, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, ऑस्कर भी मिला हुआ है, ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है जय हो के लिए, जय हो वो गाना। उसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य, यूपी में इनका जन्म हुआ था। बोला जाता है कि ये 22 भाषाओं को नॉलेज इनको, 240 के ऊपर बुक्स इन्होंने लिखा है। हाल ही में कंट्रोवर्सी में भी थे ये, ठीक है? पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है और तुलसी पीठ चित्रकूट के ये फाउंडर हैं। और 4 जगत गुरु रामभद्राचार्य में से ये एक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य। बाफ्टा अवार्ड 2024 में ये फ़िल्म के डायरेक्शन में मिला जाता है, ब्रिटिश यूके देता है ये, ठीक है? बी मतलब है ब्रिटिश, ठीक है? बेस्ट फ़िल्म मिला है ओपेनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट एक्टर है सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस है एमा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए मिला हुआ है, बेस्ट ब्रिटिश फ़िल्म मिला है द ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है 20 डेज़ इन मारियापुल, ठीक है? कहाँ पे ये दिया गया? ब्रिटेन में, मतलब लंदन में दिया गया। और दीपिका पादुकोण भी इसमें बेस्ट नॉन इंग्लिश फ़िल्म अवार्ड भी उनको मिला। गैर हिंदी मतलब गैर अंग्रेजी फ़िल्म का पुरस्कार भी दीपिका पादुकोण को दिया गया। फिर फ्रांस का सबसे ऊँचा सिविलियन ऑनर जो है वो शशि थरूर को मिला और उसका ऑनर का नाम है, उस मतलब सम्मान का, लीजन ऑफ चेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर, ठीक है? उसके बाद है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है? लाइफ टाइम ऑनर अवार्ड है ये, मिला 6 लोगों को लाइफ टाइम अवार्ड मिला और 92 टोटल मिला हुआ है इसमें। और बस इतना याद रखना है कि 80 जो इसमें यूथ लोग थे उनको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला। संगीत नाटक ये सब के लिए, ड्रामा के लिए मिलता है ये, ठीक है? उसके बाद ऑनररी नाइटहुड, तो मानद नाइटहुड मिला हुआ है सुनील भारती मित्तल को, ठीक है? और ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिनको ऑनररी नाइटहुड का अवार्ड मिला हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जानना किसको मिला है, सुनील भारती मित्तल को। उसके बाद रोमैन रोलैंड बुक प्राइज, ठीक है? इसके ओनर हैं, मतलब विनर हैं पंकज कुमार चटर्जी और इन्होंने क्या किया था, स्टालिन काउच का काउच मतलब सोफ़ा होता है, तो स्टालिन आप पता है रूस के रह चुके हैं बहुत बड़े लीडर स्टालिन। तो स्टालिन का सोफ़ा को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया, इसलिए इनको जो है रोमैन रोलैंड बुक प्राइज मिला। किसको? पंकज कुमार चटर्जी को, ठीक है? और आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन अवार्ड जो है, उत्कृष्ट व्यवसायी महिला पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर बीना मोदी को, ठीक है? फिर उसके बाद है लक्ष्मी नारायण अवार्ड के विजेता हैं प्यारे लाल शर्मा, ठीक है? याद रखिएगा। फिर जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंस, विज्ञान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार मिला हुआ है डॉक्टर अदिति सेन डे को। और क्राइटेरिया है कि इसकी एज जो है उसमें 50 ईयर्स से कम होना चाहिए, भारत में वर्क करना चाहिए और इसको 1991 में इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ रिपोर्ट इंडेक्स सर्वे और स्टडी के बारे में। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का इसको रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। इसमें जिसको 0 आया है मतलब वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और जिसमें 100 आया है मतलब करप्शन सबसे
कम है, ना के बराबर है, पूरा क्लीन है। इंडिया का रैंक 93 और आउट ऑफ 180 कंट्री है। रैंक ये है, लेकिन स्कोर जो होगा इंडिया का बहुत ही कम होगा, 0 के आसपास होगा, 0.6 या 0.5। ठीक है, मतलब इंडिया का स्कोर अगर हम बात करेंगे रैंक, तो 2022 में रैंक था हमारे पास 40, मतलब स्कोर था 40, और अब स्कोर घट के हो गया 39, मतलब ठीक है, मतलब 0 के नज़दीक है, पहले 40 था, घटा है रैंक, मतलब हमारा करप्शन बढ़ा है इंडिया में। चाइना जो है बात करें 76 रैंक पे है, श्रीलंका 115 पे, पाकिस्तान ये स्पेस पे टॉप है, जिसमें करप्शन नहीं है जिस देश में, मतलब है लेकिन कम है, वो है सबसे कम, उसमें डेनमार्क है, फिर दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड, और सबसे बेकार देश जहाँ पे करप्शन है वो है सोमालिया, फिर उसके बाद है वेनेजुएला, और उसके बाद है सीरिया। एशिया में सबसे जो बेस्ट है जहाँ पे करप्शन कम है, उसका नाम है सिंगापुर। ठीक है, पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है, मतलब करप्शन नहीं होने के मामले में। ठीक है, फिर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये लगभग 55 कंट्री में 387 शहरों को एनालिसिस करके देता है कि कहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कैसा है। तो इसके अनुसार जो हमारा टॉमटॉम का आगे हेडक्वार्टर देखेंगे तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, वही ये इंडेक्स को जारी करता है, और ये देखता है कि ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, कितना भीड़ भाड़ है, कितना फ्यूल का और कितना एमिशन का यूज होता है। सबसे स्लोवेस्ट ट्रैफिक अगर बात करें विश्व में सबसे धीमा अगर यातायात कहीं का है तो वो है लंदन का। बैंगलोर जो है वो 6th नंबर पे है स्लोवेस्ट में, और पुणे जो है वो 7th स्लोवेस्ट पे है। और सबसे अगर कंजेशन का बात करेंगे कि जाम जो है वो है बैंगलोर में, बैंगलोर का जाम आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। फिर है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन रैंकिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन रैंकिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का सुविधा है उसके अनुसार जो है रैंक दिया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। इसके अनुसार कर्नाटका जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा। चार्जिंग के नंबर में कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा है, वही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे ज़्यादा है तो वो है यूपी में। और भारत का सबसे पहला राज्य जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी इंडिया में लेके आया था अपना, वो था कर्नाटका, 2017 में ये लेके आया था। उसके बाद है साइबर क्राइम कंट्री रैंकिंग 2023, इंडिया इसको 80 रैंक इसको मिला है, मतलब 80 मोस्ट टारगेटेड कंट्री में इंडिया आता है। ठीक है, और बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे तो एफएटीएफ का जो ग्रे लिस्ट है उससे यूएई को रिमूव कर दिया गया है। आपको पता है एफएटीएफ जो है G7 कंट्री के प्रपोजल के बाद बनाया गया था। एफएटीएफ का जो हमारा हेडक्वार्टर वो पेरिस में है। ठीक है, यूएई को इससे हटा दिया गया, बारबाडोस को भी, युगांडा को भी और जिब्राल्टर को भी। ठीक है, और ऐड किया गया केन्या और नामीबिया को। इंडिया इसका मेंबर 2010 से है, इंडिया कोई लिस्ट में नहीं आता है ग्रे लिस्ट ये सब में, इंडिया इसका मेंबर है 2010 से। और इसके पहले पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में देने का बात किया गया था। और अभी ब्लैक लिस्ट में कंट्री जो है नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार है। आपको पता है एफएटीएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये देखता है कि जो भी फाइनेंस है दिया जा रहा है किसी भी देश को, उस देश में पैसा जो यूज हो रहा है क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है या टेरर फाइनेंसिंग के लिए तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके बाद वो उस पर एक्शन लेता है और उसको ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालता है। और जब कंट्री को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो बाहर के देश उस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वहाँ उसको उस देश को लोन नहीं मिलता है, और बहुत ही दिक्कत होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है उस देश में। ठीक है, एफएटीएफ को 1989 में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और शुरू में ये टेररिज्म को शामिल नहीं किया था, शुरू में ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, लेकिन बाद में इसमें आतंकवाद का वित्त पोषण भी, टेररिज्म फाइनेंस को भी शामिल किया गया 2001 में। उसके बाद ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 देखेंगे तो इसको जारी करता है अमेरिका का एक संस्था है जिसका नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया को रैंक 55 कंट्री में 42 है, और स्कोर है 38। फर्स्ट जो है वो यूएसए है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, और सेकंड पे है यूके, थर्ड पे है फ्रांस। फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट स्कीम पोर्टल और ऐप्स देख लेते हैं। तो भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, ठीक है, डिजिटल राष्ट्र पूरा लेख संग्रहालय, जहाँ पे एपिग्राफी मतलब पत्थर वत्थर में जो चीज़ लिखा होता है वो स्टोर रहता है म्यूजियम में। तो कहाँ है ये, हैदराबाद के सलार जंग म्यूजियम में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, और इसमें 1 लाख से अधिक जो है पुराना इंस्क्रिप्शन इसमें होगा, तो याद रखिएगा। और बजट में इसको अनाउंस भी किया गया था, जो हमारा भारत श्री रिपोजिटरी, उससे इसको लिंक कर दिया गया है। तो ये चीज़ है। एपिग्राफी मतलब होता है जब आप अभिलेख के बारे में, शिलालेख के बारे में, जो शिलालेख मतलब पत्थर वत्थर में जो लिखा हुआ उसमें जब आप स्टडी करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी।
उसके बाद प्रधानमंत्री किसान समृद्धि स्कीम, ठीक है, PMKSSY बोलते हैं, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, लगभग 3 साल जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसी का ये पार्ट है, ठीक है। और इसमें 6,000 करोड़ का है ये। फिशरी सेक्टर को औपचारिकरण करना इसका मकसद है। इसमें किसान, फिश फार्मर और वेंडर जो है उसको सपोर्ट मिलेगा। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज फिश का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्टअप और कोऑपरेटिव होती है, याद रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6,000 करोड़ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक पार्ट है और 3 से 4 साल तक ये इसको हमको करना है। मकसद क्या है? लोन वोन देगा ये और फिशरी सेक्टर को क्या करेगा? फॉर्मलाइज करेगा। फिर है स्वाति पोर्टल। स्वाति का फुल फॉर्म है साइंस फॉर वीमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आप याद रखिए, स्वाति लड़की का नाम होता है, तो वीमेन के लिए उनके, ताकि वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में और इनोवेशन के फील्ड में आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक डेटाबेस बनाएंगे महिलाओं का, कि कौन कौन सी महिलाएं जो है भारत के स्टेम फील्ड में, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसका लॉन्च किया गया है दिल्ली के इंसा में और इसको डेवलप किया है NIPGR ने, ठीक है। और इस तरह का ये पहला जो है स्टेम को लेके डेटाबेस है भारत में जो महिलाओं को डेडिकेटेड है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या कर रहा है? घर के छत पे जो है सोलर पैनल लगवा रहा है और इसका मकसद होगा कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली हर महीना आपको देने का। 75,000 करोड़ का इसमें जो है सरकार पैसा डाल रही है। और इसके तहत अगर आप सोलर पैनल खर्च करते हैं, यूज मतलब खरीदते हैं, और आप 2 किलोवाट तक एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे, तो जितना भी आपको खर्चा हो रहा है उसका 60% गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के रूप में देगी। और 2 से 3 अगर किलोवाट के लिए आपको 40% सब्सिडी दिया जाएगा। इसमें अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत को जो है प्रोत्साहन दिया गया है कि वो लोगों को प्रोत्साहित करे कि वो सोलर जो पैनल अपने घर के छत पे लगाए, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। इसके अलावा आप अगर एक्सेस बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर पैनल से, सोलर छत से जो घर पे आपने लगाया है, तो उसका एक्सेस बिजली को जो है आप डिस्कॉम कंपनी को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो बिजली को खरीद के बेचती है, उसको आप ये बेच सकते हैं, तो आपको उससे एक्सेस पैसा भी मिलेगा, बेचने पे लाभ होगा। उसके बाद है संगम। संगम एक डिजिटल ट्विन मिशन है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। इसमें स्टार्टअप और एकेडमी और MSME को इनवाइट किया गया है, ठीक है। और मकसद इसका है वर्चुअल इंफ्रा प्लानिंग मॉडल, तो वर्चुअली रूप से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान कर पाएँ कि है ना, पुल जैसे बना रहे हैं या कुछ और भी चीज़, तो किस तरह से वो दिखेगा, बनेगा, तो उसके लिए संगम पोर्टल है हमारा। फिर नीति आयोग ने ग्रो पोर्टल लॉन्च किया है। ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड। तो जो हमारा वेस्ट लैंड है, जो हमारा बंजर भूमि है, उसको किस तरह से हम ग्रीन करें और उसको पुनरुद्धार करें, उसके लिए, ठीक है, मकसद है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर वेस्टलैंड को रीस्टोर करने का, पुनरुद्धार करने का। इसमें रिमोट सेंसिंग का, ठीक है, और एग्रो फॉरेस्ट्री का यूज करेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट साथ में लगाएंगे, करेंगे। और ये हमारा पेरिस पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है, जो COP21 है ना, आपका UNFCCC का, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। बोन चैलेंज जो है, ठीक है, बोन चैलेंज आपको पता है कि हम लोग ने भी इसमें बात किया था, वेस्टलैंड को रीस्टोर करने का और फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए ये सब में सपोर्ट करेगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री उषा स्कीम। उषा का फुल फॉर्म है उच्चतर शिक्षा अभियान टाइप का, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए ये जो हमारा रूसा था, रूसा स्कीम जो उच्चतर शिक्षा के लिए था, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, उसे उन्नत हमारा स्कीम है जो 2013 में स्टार्ट हुआ था, पर 18 से लेकर अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मकसद इस स्कीम का यही है कि जो हमारा हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उसको फंड देना ताकि वो अच्छे से काम करे, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च विसर्च डेवलपमेंट हो, एजुकेशन पे वो ध्यान दे। और इसमें महाराष्ट्र को 55-40 करोड़ रुपया इस स्कीम के तहत मिला हुआ है। और जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, ठीक है, उसमें भी हायर एजुकेशन का बात किया गया, तो उससे भी ये लिंक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री, तो पशुपालन को बढ़ावा देने, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है, ठीक है। पशुपालन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मशीन, जो भी चीज़ ज़रूरत होती है, उसको ये बूस्ट करने के लिए फंड बनाया गया है। 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें सरकार बोल रही है कि शुरू के 8 साल तक 3% इंटरेस्ट सबवेंशन लेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान का मतलब होता है कि आपने लोन लिया और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप पहले पैसा दे चुके हैं,
ठीक है, तो सरकार आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको इंटरेस्ट में 3% का छूट देगा। ठीक है, और इसमें लोन का कवर है, जितना भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा हो रहा है 90% खर्चा लोन के रूप में आपको दे दिया जाएगा इसमें। और इसमें सरकार गारंटी भी दे रही है, क्रेडिट गारंटी। कोई बैंक अगर लोन दे रहा है किसान को और किसान वापस नहीं कर पा रहा, तो सरकार बोली ठीक है हम पैसा देंगे, लोन का कितना 25% तक। फिर है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु को द्वारका ब्रिज भी बोलते हैं। ये भारत का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, मतलब ऐसा ब्रिज जो केबल से लटका हुआ है तार के दम पे। 2.32 किलोमीटर का है और ये ओखा से बेट द्वारका मतलब गुजरात में है। और इसका फीचर है कि इसका पुल पे आपको जब आप चलिएगा तो अगल बगल आपको कृष्ण भगवान का फोटो और गीता का श्लोक उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप कुछ इकोनॉमी का करंट अफेयर देख लेते हैं। तो इंटरिम बजट, यूनियन बजट आया था 2024 का 25 का, ये छोड़ दीजिए, ये तो इंटरिम बजट है तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आरबीआई जो है वो आपका एक्शन लिया था पेटीएम पेमेंट बैंक पे। और पता है आरबीआई को ये पावर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है जहाँ पे वो बैंक और नॉन बैंक को रेगुलेट कर सकता है आरबीआई, अगर वो डिपॉजिट ये सब का मामला है तो। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सबसे सदर्न मोस्ट टेलीकॉम स्टेशन, सबसे विश्व का सबसे दक्षिण में दूरसंचार स्टेशन कहाँ पे बना होगा? अंटार्कटिका में। कहाँ बना हुआ है? ट्रोल रिसर्च स्टेशन में। किस देश का है? नॉर्वे का है। 4G नेटवर्क आपको दे रहा है, आपको कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक, आप सोच रहे होंगे अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं, किसके लिए? अरे भाई वहाँ पे रिसर्च विसर्च करने के लिए लोग होंगे ना, तो वहाँ उनके लिए। फिर फोन पे ने लॉन्च किया इंडस ऐप स्टोर, कोई काम का नहीं है, इंडस ऐप स्टोर बस याद रखिएगा, फोन पे ने लॉन्च किया है। ये 12 12 इंडियन लैंग्वेज में है। ठीक है, फिर आईएनएस संध्याक। तो आईएनएस जो हमारा संध्याक है ये क्या है हमारा? इसको कमीशन मतलब स्टार्ट किया, भारत में शामिल किया गया। और ये फर्स्ट सर्वे वैसल है, मतलब सर्वे करता है। ठीक है, ये लड़ने के लिए नहीं है, सर्वेक्षण पोत है। और इसको विशाखापट्टनम में स्टार्ट इसको लगाया गया है, इस पोर्ट को रखा गया है। मतलब इस वहीं पे ये जहाज जो है वो वहाँ का सर्वे करेगा आसपास। ठीक, ये चीज़ें बस इतना ही याद रखना है। तो इंडियन संध्याक क्या है? वो सर्वे वैसल है, याद रखिएगा। इंडियन नौसेना में इसको जो है शामिल किया गया विशाखापट्टनम। उसके बाद एक्सरसाइज वायु शक्ति है। तो वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडियन एयर फोर्स ने किया है पाकिस्तान, मतलब कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। और 3 साल में एक बार जो है ये होता है। उसके बाद इंडियन एयर फोर्स का और भी जो कुछ प्रमुख अभ्यास है, वायु शक्ति है, उसके बाद गगन शक्ति है और हमारा तरंग शक्ति है। उसके बाद इंडिया और सऊदी अरेबिया ने युद्धाभ्यास किया, उसका नाम है सदा तंसिक, ये आपका राजस्थान में हुआ है। तो इंडियन आर्मी और सऊदी का जो आर्मी है वो इसमें शामिल हुई है, मतलब लैंड डिफेंस एक्सरसाइज है। फिर आईएनएस निरूपक को डीकमीशन मतलब हटा दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, ये भी एक सर्वे का शिप था। ठीक है, तो निरूपक और संध्याक ये क्या है? सर्वे शिप है। ठीक है, जब ऑपरेशन गंभीर हुआ था 2004 में सुनामी राहत के लिए, तो उसमें ये शामिल हुआ था। ये सर्वे करता है, सर्वेक्षण करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है आईएनएस करंज। तो आईएनएस करंज जो है ये हमारा कलवरी क्लास का और स्कॉर्पिन क्लास सबमेरीन है। ठीक है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने फ्रांस की मदद से हम लोग इसको बना रहे हैं, टोटल 6 बना रहे हैं। तो ये श्रीलंका गया है था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने 2024 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ, किया था मतलब ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, तो नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। देखो करंट अफेयर हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पिछले 2024 का तो पूरा पढ़ाएंगे और 2025 का जो है वो आपका अगस्त तक पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपका जो लगभग 20 मंथ्स का जो करंट अफेयर है, लास्ट 20 मंथ का वो हो जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस आप करंट अफेयर के टैकल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है आपका 25 का भी करंट अफेयर है कुछ, है ना, और कुछ जो है 24 का भी करंट अफेयर, 2 साल का करंट अफेयर हम लोग करेंगे। ठीक है, 2024 का और 25 का। फिर मिलन 24 जो है वो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ पे हुआ था ये? 24 का विशाखापट्टनम में हुआ था। इसमें 50 से अधिक देशों ने इसमें शामिल हुआ था। और थीम जो था, विषय था इस बार का, हम फॉर्जिंग नेवल अलायंस फॉर सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर, सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसैनिक गठबंधन बनाना। और ये बाइनियल है,
1995 मतलब द्विवार्षिक है। फिर है शांति प्रयास 4। तो शांति प्रयास जो है उसको होस्ट किया है नेपाल काठमांडू में। इसमें 19 कंट्री शामिल हुए थे। इसको स्पॉन्सर करता है नेपाल का आर्मी और यूएस का इंडो पैसिफिक कमांड। और ये मल्टी नेशनल पीस कीपिंग है, बहुराष्ट्र शांति स्थापना इसका मकसद है, इसलिए नाम शांति प्रयास 4। कहाँ हुआ? मेजबान कौन था? नेपाल काठमांडू था। 19 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जाहिर सी बात है इंडिया भी होगा इसमें। फिर दोस्त 16। तो एक्सरसाइज दोस्त 16 ये व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज है, ठीक है, अभ्यास। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज दोस्ती है, ठीक है, तो एक्सरसाइज दोस्ती वो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में हुआ। 1991 में स्टार्ट हुआ था। श्रीलंका ने 2012 में ज्वाइन किया था। 2021 में ये लास्ट बार हुआ था। ठीक है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ये। फिर एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। एक्सरसाइज धर्म जो गार्जियन या धर्म, गार्जियन नहीं बोलेंगे इसको, रक्षक अपने लिखिएगा, धर्म गार्जियन लिखिएगा इसको। ठीक है, धर्म गार्जियन। ठीक है, ये आपका इंडिया और जापान के बीच में होता है। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ओएनजीसी सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर। ओएनजीसी ने सी सर्वाइवल समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र बनाया है गोवा में। और ये भारत का पहला इस तरह का सेंटर है। इसमें 10,000 से 1,500 पर्सनल हर साल इसमें रहेंगे, ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा। समुद्र में जैसे कोई लोग डूब गया, कैसे उनको बचाने का, तो उस तरह से ट्रेनिंग ये देंगे। ठीक, ओएनजीसी ने किया है। फिर तमिलनाडु को 18th अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इरोडेड डिस्ट्रिक्ट में है। सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उसको माले महादेश्वर हिल्स टाइगर रिजर्व से ये कनेक्ट करेगा कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ये सब कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट है। और यहाँ जो नदी बहती है उसका नाम है पलार नदी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट ट्राई स्टेट वेंचर सर्वे। तो 3 राज्य ने मिल के पहली बार जो है वल्चर का सर्वे किया है। तो पहला इस तरह का सर्वे हुआ है। ठीक है, जो आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में वल्चर मतलब गिद्ध होता है। और 320 वल्चर्स मिला है, बहुत ही कम में। वल्चर जनरली जो है उसका स्टेटस अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम वल्चर का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर है वो मात्र हमको इन तीनों राज्य में सिर्फ और सिर्फ वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, बस वहीं पे मिला है। ठीक है, उसके बाद है तडोबा कावल कंजर्वेशन रिजर्व। तो तडोबा कावल जो संरक्षण रिजर्व है वो आपका कहाँ पे है? तो तडोबा जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। और कवल जो है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है, इसको तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, इस कंजर्वेशन रिजर्व को मान्यता दे दिया है, अनुमोदित किया है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड पहला स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है। इसके पहले आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका गोवा में है। ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है पुर्तगीज पे, लेकिन वो पुर्तगीज कोड है, पुर्तगालियों ने बनाया था, कोई स्टेट ने नहीं बनाया। पहला अगर स्टेट बोलें कि वो कानून बना के पास कर रहा है तो वो उत्तराखंड जो है वो हो रहा है। इसमें याद रखिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड ने पास किया है वो शेड्यूल ट्राइब पे नहीं लगेगा, अनुसूचित जनजातियों पे। और आर्टिकल 44 हमारा जो डीपीएसपी है वो राज्यों को बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। फिर है अफ्रीकन मेडिटेरेनियन बर्ड इन इंडिया। तो अफ्रीका का मेडिटेरेनियन बर्ड इंडिया में मिला है, जिसका नाम है स्पर विंग्ड लैपविंग। और कहाँ पे मिला? तेलंगाना में। और पहला बार इस तरह का मिला है अफ्रीका मेडिटेरेनियन पक्षी, भूमध्य सागर अफ्रीका का पक्षी। फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। तो इंडिया जो है वो बोल रहा है कि इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको ये इंडिया फेंस करेगा, बाड़ाबंदी करेगा, बाड़ लगाएगा। ठीक है, और फेंसिंग करने से क्या होगा कि जो फ्री फ्री मूवमेंट रेजिम है, मुक्त आवागमन जो व्यवस्था होता है, जिस मुक्त मुक्त आवागमन मतलब मान लो ये इंडिया है, इधर इधर म्यांमार ये बॉर्डर है, तो 16 किलोमीटर के दोनों तरफ, ठीक है, आप यहाँ का जो शेड्यूल ट्राइब है इधर जा सकता है, इधर का इधर जा सकता है। ठीक है, बिना वीजा के, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है, ये आपका मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड में है। ठीक है, तो अगर लेकिन वही अगर फेंसिंग कर देगा तो फिर ये जाना मुश्किल हो जाएगा। याद अगर बात करेंगे तो म्यांमार के साथ इंडिया का कौन-कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। याद रखिए, असम नहीं है और आपका जो है त्रिपुरा नहीं है और मेघालय नहीं है। बाकी
4 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद देखेंगे कि फ्रांस जो है यूरोप का पहला देश बन जाएगा जो डिजिटल सेजुएन शेंजेन जो वीज़ा को लेके आ रहा है। तो डिजिटल शेंजेन वीज़ा जो है लेके आने वाला पहला देश जो है वो है यूरोप का, वो है फ्रांस, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन स्माइल एक्स, तो ऑपरेशन स्माइल एक्स जो है तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया। इसमें बहुत सारे बच्चों को वो रेस्क्यू किया था और मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसको 2015 में स्टार्ट की थी और इसको तेलंगाना पुलिस ने इसको आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद ईरान जो है वीज़ा दे रहा है फ्री फॉर इंडियंस। तो इंडिया को ईरान अलाउ कर रहा है कि 15 दिन जो है बिना वीज़ा का आप ईरान में रह सकते हैं। फिर यूपीआई लॉन्च किया गया श्रीलंका और मॉरिशस में। उसके बाद अगर बात करें ग्रीस जो देश है उसने समलैंगिक शादी को मान्यता दे दी, विवाह को वैध करार दिया किसने? ग्रीस ने। और ग्रीस पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। ऐसा करने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई बहुल राष्ट्र जो है वो है ग्रीस, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जो था वो नीदरलैंड था, लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं, कैथोलिक बोलते हैं शायद। तो कैथोलिक फर्स्ट कंट्री जो है वो आपका क्रिश्चियन वाला वो है ग्रीस। लेकिन नीदरलैंड तो आपको पता है वहाँ पे क्या होगा, प्रोटेस्टेंट होगा शायद, है ना। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बुद्धा का जो अवशेष है वो आपको थाईलैंड भेजा गया है। इसको बिहार के गवर्नर ने अप्रूव किया है, ठीक है। उसके बाद माल्टा ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119 कंट्री ये बना है। माल्टा कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी जो है सदर्न यूरोप में, वहाँ पे एक देश है ये, ठीक है। माल्टा आइलैंड कंट्री है। उसके बाद जो मरियम नवाज है वो पाकिस्तान की पहली वीमेन सीएम बनी है, महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज, ठीक है। उसके बाद यूपीआई रुपे कार्ड जो है जिसका नाम है जयवन लॉन्च किया गया है यूएई में। तो यूएई जो है इंडिया का यूपीआई रुपे कार्ड है जिसका नाम है जयवन, लॉन्च किया गया है कहाँ पे? आपका यूएई में। उसके बाद एक्स्ट्रा और भी कुछ इंटरनेशनल अफेयर देखते हैं पॉइंटर। तो आपको पता है म्यांमार के बॉर्डर में हम लोग कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसके तहत जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा हो गया आपका बांग्लादेश। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका त्रिपुरा है, ये मिजोरम है और यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलकाता से, ठीक है, मिजोरम होते हुए, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट होते हुए, मतलब ये सॉरी मतलब आपको मैप में दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये देखिए मैप में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान नदी है, ठीक है, जो आपका म्यांमार में मिजोरम में थोड़ा बहती है। तो कलकत्ता जो ये पोर्ट है, ठीक है, जो हुगली नदी पे, तो उससे हम लोग जो है सी रूट के द्वारा, देखो नॉर्थ ईस्ट में अगर हमको जाना है तो हमको घूम के इधर से चिकन नेक कॉरिडोर से जाना पड़ता है। बांग्लादेश जो है एंट्री नहीं देता है डायरेक्ट। तो हम सोच रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो क्या म्यांमार के थ्रू तो जा सकते हैं, ठीक है, कि समुद्री यहाँ से सी रूट से चले जाएंगे बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से वहाँ पे म्यांमार का सिटवे एक पोर्ट है वहाँ पे चले जाएंगे। फिर रोड से इधर चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कलादान नदी है, फिर इसे घुस गए अंदर में, ठीक है, राइट। इसी को कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं। कलकत्ता से सिटवे को जोड़ते हुए कलादान नदी के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में जाना, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। जो हमारा न्यूरा लिंक है वो फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन चिप इम्प्लांट, मतलब मानव के ब्रेन में पहला बार एक जो चिप डाला गया है इसका नाम है न्यूरा लिंक। डेवलप किया है इसको इसने, इलॉन मस्क ने इसको डेवलप किया है और उस डिवाइस का नाम है टेलीपैथी, ठीक है। पर्पस वही है कि जिस तरह से आदमी का सोचता है उसके विचारों को उस तरह से कंट्रोल करना, डिवाइस को लगा के ब्रेन में, उसको न्यूरा लिंक बोला गया। ये फर्स्ट मानव मस्तिष्क चिप जो है वो इम्प्लांट किया गया। फिर नासा ने एक सुपर अर्थ को डिस्कवर किया, खोजा, जिसका नाम है TOI 715b। ये 137 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर का मतलब पृथ्वी और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ये 137 लाइट ईयर है और साइज पृथ्वी से 1.5 गुना है, 1.5 है। और नासा का एक मिशन है TESS, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसमें एक्सोप्लैनेट को खोजना है, सर्वे करना है कि कहाँ पे जीवन हो सकता है, ठीक है।
और ये जो है रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है, और अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए ये जो सुपर अर्थ है वो 19 डेज लगता है। फिर इंडिया ने स्पेस के क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सेटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ग्राउंड सिस्टम में 74% ऑटोमेटिक है, और लॉन्च व्हीकल एंड स्पेस पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए 49% ऑटोमेटिक है। स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करता है इसरो, एनएसआईएल, एनएसआई मतलब स्मॉल सेटेलाइट, इन स्पेस मतलब इंडियन स्पेस हो गया, एनएसआईएल नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका शायद फुल फॉर्म होगा, आप देख लीजिएगा क्या है। उसके बाद इसरो का एक सेटेलाइट है जिसका नाम है कार्टोसेट 2। इसका मकसद है ये फ़ोटो खींचता है पृथ्वी का, और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ये है। 2007 में ये लॉन्च किया गया था, लेकिन ये आप अपने ऑर्बिट से हट गया है, कक्षा से बाहर चला गया है। ये करता क्या था कार्टोसेट? फ़ोटो खींचता था पृथ्वी का, हाई क्वालिटी वाला। नेक्स्ट है रोबोट, एक है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉट, वो व्योम मित्र। एक ऐसा एस्ट्रोनॉट बनाया गया है, रोबोटिक एस्ट्रोनॉट है वो, ठीक है, रोबोट को एस्ट्रोनॉट के रूप में डेवलप किया गया है, उसका नाम है व्योम मित्र। तो ये गगनयान मिशन के पहले जो है ये फ्लाई करेगा, ये देखने के लिए कि सब ठीक ठाक। गगनयान मिशन में हम लोग भारत के 3 एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग व्योम मित्र को भेजेंगे उसमें डाल के, फिर उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, और वो मानव के जैसा बिहेव करेगा रोबोट, तो उस तरह से हम लोग बिहेवियर देखें, ताकि जब भारत से लोग गगनयान मिशन में जाएंगे तो उनको दिक्कत ना हो। और व्योम मित्र का फुल फॉर्म है, व्योम मतलब होता है अंतरिक्ष, और मित्र मतलब होता है फ्रेंड, तो स्पेस फ्रेंड। ये चेक करेगा मॉड्यूल का फंक्शन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और ऑपरेटिंग पैनल को। गगनयान के एस्ट्रोनॉट को जो जाएंगे 3 लोग, उसमें कौन कौन है? उसमें है प्रशांत बी नायर, अजीत कृष्णन, और ग्रुप कैप्टन है अंगद प्रताप, और विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। वो फाइनली जो है इन 4 लोगों में से 3 लोगों को चुना जाएगा। वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर पे जाएंगे, 3 डेज स्पेस में रहेंगे, और टारगेट, और ये तो हो गया अभी हम लोग करेंगे गगनयान में। हम लोग मून में भी इस तरह से सोच रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट जाने का, वो 2040 में हम लोग करेंगे ऐसा, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट जो है लकड़ी का सेटेलाइट बनाया किसने? नासा और जापान ने, जिसका नाम है लिग्नोसैट, और ये मैग्नोलिया लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। और ये चूँकि लकड़ी है इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल होगा, और इसका अगर ये ख़त्म भी हो जाएगा तो उसका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा इसका, जो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर है ओडिसीज लूनर लैंडिंग, IM-1 मिशन, तो फर्स्ट कॉमर्शियल मून लैंडिंग है। जो मून पे भेजा गया है कॉमर्शियल वाणिज्यिक जो है ये चंद्रमा लैंडिंग है। इसको यूएसए का इंट्यूटिव मशीन्स ने इसको भेजा है, और ये साउथ पोल के क्षेत्र में जो है लैंड किया है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हो रहा है? ओमान में हुआ था मतलब, और जीता था नीदरलैंड, और सेकंड नंबर पे इंडिया आया था, ठीक है, वीमेन में। और मेन की बात करेंगे तो नीदरलैंड जो है वो आपका 5वें नंबर मतलब फर्स्ट था दोनों में, चाहे मेन और वीमेन में, दोनों पे फर्स्ट, लेकिन इंडिया वीमेन में सेकंड थी था, और मेन में 5th नंबर पे था। कहाँ हुआ था? ओमान, मस्कट में। अष्टलक्ष्मी शुभंकर, ठीक है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो है वो शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। कहाँ पे हुआ है? ये स्टेट असम में हुआ है, और थीम जो था वो बटरफ्लाई था, जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 के टॉर्च बियरर साल वाहक थे, और भारत का ये पहला व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा जो ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं, और 2008 बीजिंग ओलंपिक में ये जीते थे। नेक्स्ट है हमारा जसप्रीत बुमराह, आईसीसी के टेस्ट बॉलिंग में फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट रैंकिंग। ये तो चेंज होते रहता है, तो ये याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट में, चाहे ओडीआई हो या वन टेस्ट हो या फिर T20 हो, तीनों में फर्स्ट आने वाले ये पहले गेंदबाज हैं। उसके बाद है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया सेकंड पे था। उसके बाद हमारा अश्विन जो है 500 टेस्ट विकेट ले कंप्लीट कर लिए थे, अनिल कुंबले के बाद दूसरे ये इंडियन है। फिर नाओरेम रोसिबिना देवी, ये ऊसू एथलीट ऑफ द ईयर चुनी गई है, और ये मणिपुर की है, ठीक है। ऊसू एथलीट ऑफ द ईयर मणिपुर की है ये, ठीक है, नौरेम रोसिबिना देवी।
फिर खेलो इंडिया विंटर का मैस्कट जो है उसका नाम है सीने सी या सीने सेन, सीने सी, ठीक है। इसका मतलब हिम तेंदुआ है और लद्दाख का है ये, ठीक है। लद्दाख में हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स मैस्कट। दिव्यांश सिंह पनवर, ये 4th वर्ल्ड कप जो हमारा राइफल हुआ है उसमें ये गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा, राइफल जो शूटिंग वाला होता है, ठीक है। पनवर जी, ठीक है। पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एसजेएफआई और डीएसजे के द्वारा। श्रीलंका का पहला ओडीआई डबल सेंचुरी मारा है निशांका ने, जो कि एक बैट्समैन है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट में 210 रन मारा। सीएसके का ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट T20 सेंचुरी मारे हैं नामीबिया के जैन निकोल लॉफ्टी एटन ने 33 बॉल में। फिर बाबर आजम जो है T20 में सबसे फास्टेस्ट 10,000 रन मारा है 271 में इनिंग में। इसके पहले गेल थे 285 में और कोहली 299 इनिंग्स लिए थे। उसके बाद सीएट आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर बना है सीएट टायर जो है वो 5 साल के लिए 240 करोड़ रुपए में ये बना है। इंडिया का पहला जो है फीमेल क्रिकेट पिच क्यूरेटर, पिच के बारे में जो बताते हैं, वो बनी है जसिंथा कल्याण। और कहाँ पे है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी। फिर 4th खेलो इंडिया जो हमारा यूनिवर्सिटी गेम के बारे में अगर देखें तो ये कहाँ हुआ, गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट में हुआ और इसमें जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये होता है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर आया है और तीसरे नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आया है। उसके बाद फरवरी के मंथ का कुछ इंपॉर्टेंट डेज अगर देखेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। इस बार का थीम था, ठीक है, 2024 का हम लोग देख रहे हैं वैसे ये, तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी को जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम, सेफ इंटरनेट डे 6 फरवरी, वर्ल्ड पल्सेस डे इंपॉर्टेंट नहीं है, डी वार्मिंग डे, यूनाइटेड डे, वुमेन गर्ल्स इन साइंस, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती 12 जो है फरवरी को 200 बर्थ एनिवर्सरी था, तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। महर्षि दयानंद के बारे में तो आप जानते ही, आर्य समाज वाले, है ना। उसका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय हमारा उत्पादकता दिवस। उसके बाद वर्ल्ड रेडियो डे, वीमेन डे, नेशनल वीमेन डे याद रखिए 13 फरवरी को, और सरोजिनी नायडू के बर्थ पे ये मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड पेंगोलिन डे 17 फरवरी को मनाया गया, फरवरी का तीसरा जो शनिवार होता है उसमें मनाया जाता है। शिवाजी महाराज जयंती, सॉइल हेल्थ कार्ड डे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जब वो राज्य बना था। उसके वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वर्ल्ड स्काउट डे, वर्ल्ड पीस डे, सेंट्रल एक्साइज डे, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी, नेशनल प्रोटीन डे, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद कुछ पर्सन न्यूज़ देखते हैं। तो वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया बने हैं, वो मुख्य जल विज्ञानी, ठीक है। नीतीश कुमार के बारे में आपको पता ही है, बिहार का सीएम है ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है। डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है, ये सहेली के इन्वेंटर हैं, ठीक है। सहेली क्या है? इंडिया का फर्स्ट नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, पहली गैर हार्मोनल मौखिक गर्भ निरोधक, उसका नाम है सहेली। और इसमें कौन सा कंपाउंड डाला गया है? सेंट क्रोमैन, ठीक है। डॉक्टर नित्यानंद। जस्टिस रितु बहरी फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस बनी उत्तराखंड हाई कोर्ट का। फरूक नाजकी साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। फेमस ये कश्मीरी राइटर है, पोएट है, और इनका बुक का नाम है नार हुतून कंजल वनस। उषा किरण खान पद्मश्री इनको मिला है, मैथिली और हिंदी के ऑथर है। फेमस बुक है इनका भामती, ठीक है। उसके बाद दत्ताजी राव गायकवाड़ इंडिया का ओल्डेस्ट ये टेस्ट क्रिकेटर है, 95 ईयर्स में इनका डेथ हुआ। और ये भारत का
कैप्टनसी किए थे 1959 में। उसके बाद अलेक्जेंडर स्टब, ये आपका फिनलैंड के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट। पहले ये प्राइम प्राइम मिनिस्टर भी थे। 2014 से 15 तक न्यू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट बने हैं नवाफ इस्लाम, लेबनान के हैं। ठीक है, और इंडिया का जज इसमें जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, जज चीफ जस्टिस नहीं, जज है, वो है दलवीर भंडारी। और वाइस प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हेड क्वार्टर हेग नीदरलैंड में, वो है जूलिया सेबुतेंदे, जो युगांडा की हैं। ये आचार्य विद्यासागर महाराज, ये एक जैन मॉन्क है, जैन साधु है, जिन्होंने संलेखना को चुना। संलेखना समझते हैं? इसमें में जैन लोग ये करते हैं जिसमें वो अपने बॉडी को, जब वो बूढ़ा हो जाते हैं तो खाना को त्याग देते हैं जनरली, उससे धीरे धीरे करके उनका डेथ हो जाता है। कर्नाटका में जन्मे थे संलेखना, आपको ही पता है वो भी किए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर फली एस नरीमन जो है वो एक ज्यूरिस्ट, एक वकील थे। ये फॉर्मर एडिशनल जो है सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। इनका कुछ बुक है, बिफोर मेमोरी फेड्स, गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट। तो स्मृति धुंधली होने से पहले भगवान सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करें। शुभमन गिल के बारे में आपको पता है, पंजाब इलेक्शन के लिए इनको आइकन बना गया, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। मनोहर जोशी जो है, आपको इनका डेथ हो गया। ठीक है, उसके बाद पंकज उधास गजल के लिए फेमस है, आपको पता है इनका भी डेथ हुआ था, इसलिए न्यूज में था। आप सुने होंगे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद, है ना वो गाना, वो गजल, वो या गाना वो यही गाए। फिर कुमार साहनी, ये आपको सिनेमा डायरेक्टर थे ये, इनका फिल्म था माया दर्पण, तरंग और कस्बा। बस, तो ये हो गया। ठीक है, कुछ इलेक्टेड हेड देखते हैं तो मलेशिया के लीडर बने हैं सुल्तान इब्राहिम, तुवालू के बने फेलेटो तियो, हंगरी के तमस सुलियोक, कजाकिस्तान के ओल्जस बेकेंतो, एल सल्वाडोर के नायब बुकले, यमन के अहमद अवद बिन मुबारक। कोई इसमें प्रेसिडेंट होंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई प्रिंस होगा, तो बस इनका बस नाम याद रख लीजिएगा टिक मारने के लिए। मलेशिया का सुल्तान, तुवालू का फेलेती, कैसे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। हंगरी का तमस, कजाकिस्तान का जे सभी बेख्ते, ऐसे करके पूरा नाम ये जरूरत नहीं है, टूटा फूटा भी याद रहेगा। तो क्योंकि आपको टिक मारना है, आपको उसमें लिखना नहीं है पूरा पूरा नाम। कुछ समिट देखते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस देखते हैं। तो सुफलम स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो हुआ था वो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में होता है, सुफलम। ठीक है, फल से आप याद कर लीजिए, खाना पीने का तो फूड से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसको करती है। पीएम गति शक्ति का जो समिट हुआ वो फिक्की और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने किया। मकसद वही है, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना। बीमस्टेक का पहला जो है एक्वेटिक चैंपियनशिप होता है, एक्वेटिक चैंपियनशिप याद रखिएगा, जलीय चैंपियनशिप हुआ पहला। ठीक है, पहला बार हुआ कहाँ पे हुआ याद रखिएगा। ठीक है, तो बीमस्टेक का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों, बताइए? इंडिया है। तो इंडिया में ये हुआ, पहली बार हुआ बीमस्टेक का एक्वाटिक समिट, कहीं भी अगर हुआ तो पहला ही, मतलब फर्स्ट ही सेशन इंडिया में हुआ। इंडिया और नेपाल का स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट किया। ये 2024 में हुआ है। बीमस्टेक के बारे में बात करेंगे तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद ये शुरू हुआ। हेड क्वार्टर इसका है ढाका, बांग्लादेश का। इसमें टोटल जो है वो आपका 7 कंट्री है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2024 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ। वो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। और इसमें इंडिया, टर्की और कतर इसका जो है गेस्ट ऑफ ऑनर था, मुख्य अतिथि थे। और इस बार का थीम था 2024 का, याद रखिएगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 2025 के बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद कुछ स्टेट्स की न्यूज़ देखते हैं, कुछ राज्य जो है वो न्यूज़ में थे, जैसे पंजाब जो है वो सड़क सुरक्षा फोर्स बनाया, सड़क सुरक्षा बल। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे होता है? हुआ नागालैंड में। कलैंगर स्पोर्ट्स किट स्कीम कौन लॉन्च किया? तमिलनाडु, 12,000 पंचायत में। फिर तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में। डिजिटल डिटॉक्स कैंपेन कौन लॉन्च किया? कर्नाटका ने। उसके बाद विजय लॉन्चेज, ठीक है, तमिलनाडु ने
में जो एक लीडर, एक राजा है, मतलब राजा नहीं, एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक्टर है जिसका नाम है विजय। उसने एक पार्टी लॉन्च किया जिसका नाम है तमिलका वेत्री कजगम। ठीक है। फिर हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस के लिए ड्रोन का वो यूज करेगा, टीयर गैस को छोड़ने के लिए, आंसू गैस को छोड़ने के लिए। ठीक है। और ऐसा वो पहला स्टेट बना है। उसके बाद असम ने काजी नींबू, जो एक नींबू मतलब नींबू हो गया, जो कागजी नींबू हम लोग बोलते हैं, तो काजी नींबू को अपना स्टेट फ्रूट के रूप में डेवलप किया, राज्य फल के रूप में। काजी नींबू को ऑलरेडी 2019 में असम का उसको जीआई टैग भारत की सरकार ने दे दिया है। फिर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है वो चौथा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है उड़ीसा का। तो पूछ सकता है आपको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे है उड़ीसा में, वो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो इस तरह से आपका जो है करंट अफेयर खत्म हो गया। अब हम लोग जून का करंट अफेयर देखते हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार जून 25 का, तो जो बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में टोटल 24 लोगों को दिया हुआ है, बच्चे लोगों को दिया जाता है बुक्स का वो रचना करने के लिए। तो इसमें 50,000 रुपये दिया जाता है और चांदी का, सॉरी, तांबा का एक पट्टिका दिया जाता है। और इसमें जो बुक्स देखा गया था वो देखा गया था कि 2019 से लेकर 2023 तक बुक्स को सिलेक्ट किया गया था कौन सा अच्छा बुक था। ठीक है। तो इसमें अलग अलग लैंग्वेज में वो दिया जाता है। ये हमारा जो साहित्य एकेडमी अवार्ड 1954 में स्टार्ट किया गया था और बच्चा लोगों के लिए अभी किया गया था हाल फिलहाल में। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में ये साहित्य एकेडमी आती है। इसमें याद रख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि असमी भाषा में मिला है सुरेंद्र मोहन दास को, किसके लिए, मैन हंटर पद्य के लिए। उसके बाद इंग्लिश में मिला है नितिन कुशलप्पा को, किसके लिए, साउथ दक्षिण साउथ इंडियन मिथ के लिए। सुशील शुक्ला को हिंदी में मिला है एक बताए 12 के लिए। सुरेश सावंत को मिला है आपका अभालंब मराठी के लिए। उसका प्रीति पुजारा को संस्कृत में बाल विषयम के लिए मिला हुआ है। तमिल में विष्णु पुराण सर्वनम को मिला है ओत्री सिरागु ओविया के लिए। तेलुगु में गंगीती शिव कुमार को मिला है काबूरल्ला देवता के लिए। उर्दू में गजनफर इकबाल को मिला है कौमी के लिए। यहाँ पे राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे है कौमी। ठीक है, उर्दू में मिला है। ठीक। आगे देखते हैं। साहित्य एकेडमी हमने बाल पुरस्कार देखा, अब हमने युवा पुरस्कार देख लेते हैं। तो ये जनरली 35 से छोटे साल के लोगों के लिए दिया जाता है, जनरली यंग ऑथर्स को। और इसमें भी असमीज के में मिला है सुप्रकाशम भूइया के कुशियारामा के लिए। ठीक है। ठीक। उसके बाद अद्वैत कोलरकर को इंग्लिश में मिला है सिद्धार्थ द बॉय हु नोज बुद्धा के लिए। ठीक है। हिंदी में मिला है पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए। मराठी में मिला है प्रदीप कोकने को खेल खेल दुखना देले के लिए। बंगाली में सुदेश मोहित्रा को मिला है। तमिल में मिला है आपको लतारिनर को कुतारू कुथुवी के लिए। तेलुगु में प्रसाद सूरी को मिला है। उर्दू में नीतू रुबावी को मिला है। ठीक है। ये बाल साहित्य पुरस्कार में चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए 50,000 दिया जाता है। युवा पुरस्कार यंग राइटर के लिए 50,000 दिया जाता है। साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैक्रियस 3। ये साइप्रस का सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। मैक्रियस 3 कौन थे? ये साइप्रस के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पे है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड मिला है, विनर है 2025 का रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला है, जो 100% ट्राइबल विलेज है, उसका आदिवासी गांव। और ये किस लिए मिला? डिजिटल गवर्नेंस मॉडल के लिए मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2025 का इंडिगो को मिला है, वर्ल्ड का थर्ड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन है। फर्स्ट है हमारा एयर एशिया, दूसरे पे स्कॉट। ठीक है। इसको ऑस्कर बोला जाता है एविएशन का क्षेत्र का। उसके बाद है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये USISPF देता है, कुमार मंगलम बिरला को मिला हुआ है। फिर अरविंद कृष्णा को मिला है और तोशियाकी हिग सिहारा को मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद डेविड बेकहम को नाइटहुड मिला हुआ है। उसके द हिंदू को डिजिटल चैंपियन ऑफ डिजिटल इंडिया साउथ एशिया का मिला हुआ है। फिर अलेक्जेंडर पाइनी को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में ऑनर मिला हुआ है, अलेक्जेंडर पाइन को। ठीक है। फूड प्लेनेट प्राइज 2025 का देखेंगे तो उसके विनर है नाइट्रो कैप्ट स्वीडन के। ठीक है। पद्म भूषण स्पेशल सेरेमनी हुआ पद्म भूषण का, जो दिया गया राम बहादुर राय को। ये कौन है? इंदिरा गांधी, जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर आर्ट ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट है, उसको उनको पद्म भूषण दिया गया। फिर देसी ऊँ
एक हमारा एनिमेशन फ़िल्म है जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। इसके डायरेक्टर हैं सुरेश इरियत, ठीक है? और इसको प ऑलरेडी पहले भी अवार्ड मिल चुका है। जूरी अवार्ड जो मिला हुआ है वो एनिमेशन फेस्टिवल फ्रांस में मिला। बेस्ट फ़िल्म मिला वेव्स 2025 मुंबई में जो हुआ तो उसको बेस्ट फ़िल्म मिला देसी हूँ को, और शॉर्टलिस्ट किया गया उसको कैन्स लायन 2025 के लिए। उसके बाद जेसीबी जो प्राइज़ दिया जाता था लिटरेचर के लिए उसको बंद कर दिया गया। 2018 में ये शुरू हुआ था इंग्लिश ट्रांसलेशन और रीजनल लिटरेचर के लिए। इसलिए बंद हो गया क्योंकि जेसीबी फाउंडेशन का लाइसेंस को सरकार ने रद्द कर दिया। उसके बाद रिपोर्ट कुछ इंडेक्स देते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 का है। ये दिया गया फर्स्ट आया है इस एमआईटी जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, और दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन का, तीसरे पर स्टैनफोर्ड है। इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 54 इंस्टीट्यूशंस इंडिया इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। और चौथे नंबर पे इंडिया आता है किसमें, कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप कर रहा है उसमें नहीं, कि कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो अमेरिका, यूके और चाइना के बाद चौथे नंबर पे है इंडिया, ठीक है। इंडिया का तो बहुत पीछे होगा अगर हम देखेंगे कोई यूनिवर्सिटी है, हमको लगता है कि 100 से बाहर ही होगा, या होगा भी तो 80-90 के आसपास होगा, ठीक है। तो क्यूएस रैंकिंग स्टार्ट किया गया था 2004 में। इसमें जो रैंकिंग दिया जाता है उसमें इन क्राइटेरिया को ध्यान में देके किया जाता है कि वहाँ पे हिंदी में भी आप देखते रहिएगा क्या बोल रहा है एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड फैकल्टी, सस्टेनेबिलिटी और साइटेशंस पर फैकल्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया है, और ये करता भी है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इंडिया का इसका रैंक मिला है 99, और 2024 में हमारा 109 था, ठीक है। और अभी इस रिपोर्ट के अनुसार मात्र जितना भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है उसका मात्र 17% जो है वो पूरे विश्व में उसको कंप्लीट कर रहा है। मतलब सोच लो जितना भी टारगेट 100% टारगेट होगा उसका 17% ही हम लोग पूरे ग्लोबल लेवल पे कंप्लीट होने के कगार पे हैं, ठीक है। उसके बाद टॉप अगर देखेंगे सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो हमारा किया है वो फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है, जनरली यही करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है, ठीक है। और इसके अनुसार 2024 में हमारा जो एफडीआई है वो 11% फेल हुआ है, ठीक। फिर नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एनआईएफ, इसमें देखा जाता है कि जो हमारा जो इंडिकेटर है लगभग 284 इंडिकेटर है, हेल्थ का, एजुकेशन का, इन्वेस्टमेंट का, उसको ये ट्रैक करता है। और इसको स्टैटिस्टिक्स डे जो सांख्यिकी दिवस है 29 जून उससे में ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार है कि हम लोग सोशल सिक्योरिटी में, हिंदी में भी आप देखते रहिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, ड्रिंकिंग वाटर में और रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग जो है अच्छे पोजीशन पे हैं। और इसको जीओआई स्टैट्स मोबाइल ऐप इसको सपोर्ट करता है। फिर है इंडिया इनकम सर्वे, भारतीय आय सर्वेक्षण। तो इंडिया जो इनकम सर्वे है उसको हिस्टोरिकल अगर हम बात करेंगे तो ये इसको स्टार्ट किया गया था 1950s में, 60s में, 83, 84 में, ठीक है। और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है ये देखा गया कि अंडर रिपोर्टिंग का इशू था वहाँ पे, मतलब किया तो गया था लेकिन पहली बार अभी किया जा रहा है ये, ठीक है। पहले किया जाता था लेकिन उसमें अंडर रिपोर्टिंग था, रिपोर्टिंग कम होता था, ठीक है। कुछ कमेटी या कुछ रिपोर्ट देखते हैं जिसे ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसको आईईपी इसको स्टार्ट करता है, ठीक है। और इसमें देखता है कि विश्व में कितना शांति है, और इसके लिए अलग-अलग एरिया में रैंक देता है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में, सेफ्टी सिक्योरिटी और मिलिट्राइजेशन सैन्यकरण के अनुसार। जस्टिस हेमा कमेटी न्यूज़ में था, केरला गवर्नमेंट ने बनाया था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको चेक कर मतलब उसको जाँच करने के लिए, ठीक है। इसमें से कुछ-कुछ जो है आपको लग रहा होगा कि वो रिपीटेड है, पहले हमने पढ़ाया है, तो ठीक है यहाँ पे रिवाइज़ कर लीजिए। एनवी स्टैट इंडिया 2025 जो है मॉस्पी एनएसओ इसको लेके आया है, ठीक है। और 8th एडिशन इसका आया है, 2013 में ये स्टार्ट किया गया था। इसके अनुसार हमारा विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिश प्रोडक्शन जो है हमारा भारत का जो है वो इनलैंड फिश प्रोडक्शन बढ़ा है, मेरिन फिश स्पीशीज़ हमारा बढ़ा हुआ है। फिर ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 यूनेस्को इसको रिलीज़ किया है।
और ये हुआ था ब्राज़ील के फोर्टलेजा में। और इसमें देखा गया, फ़ोकस किया गया कि एजुकेशन में जो असमानता, इनइक्वालिटी है वो बढ़ रहा है। ठीक है, लर्निंग क्राइसिस है, लोग जो है एग्ज़ाम को लेके ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सीखने का संकट है, मतलब लर्निंग उतना नहीं कर रहे हैं, बस फ़ोकस है एग्ज़ाम में नंबर लाओ और आगे बढ़ो, इस तरह से। फिर गवर्नमेंट का कुछ स्कीम देखते हैं, ध्रुवा स्कीम है। ध्रुवा स्कीम जो है डिजिटल एड्रेस सिस्टम पॉलिसी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसको लॉन्च किया है। इसमें जियो कोडेड नेशनल एड्रेस सिस्टम बनाएँगे, मतलब जो ठीक है, ताकि एड्रेस खोजने में जो है डाकिया को दिक्कत ना हो, वो अगर जीपीएस से लिंक होगा तो इस तरह से, ठीक है। इसको नेशनल जो जियो स्पेशियल पॉलिसी है उसको भी ये सपोर्ट करता है। फिर नक्शा प्रोग्राम है, नक्शा आपको पता है मानचित्र में होता है, तो इसमें लैंड फुल फॉर्म इसका जो है वो है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। हिंदी में देखिए शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। तो नॉलेज के आधार पे हम लोग सर्वे करेंगे, है ना? जियो स्पेशियल सर्वे करेंगे शहर का, ठीक है? और इसका फ़ेज़ 2 है, लॉन्च हुआ है 2025 में, पहले भी ये था, ठीक है? इसको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज़ सर्वे ऑफ इंडिया के मदद से हम लोग कर रहे हैं। ड्रोन-व्रोन का मदद ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का मदद ले रहे हैं। अब कुछ गवर्नमेंट का स्कीम पोर्टल देखते हैं जून 25 का, ठीक है? जैसे मैंने बता दिया, ये नक्शा बता दिए, ध्रुवा। ध्रुवा का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये है। और उसके बाद भारत का अगर फर्स्ट जियो स्पेशियल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पहला अगर भारत का हम देखें कोई संगठन जो मैपिंग करता था भू स्थानिक मानचित्र, तो उसका नाम याद रखिएगा। 1767 में बना था, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। भारत का जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 में आया था। नक्शा के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, इसको इम्प्लीमेंट ये सारे लोग मिलके कर रहे हैं। और भारत का जो स्वामित्व स्कीम है जिसके तहत हम लोग रूरल इंडिया में मैपिंग कर रहे हैं, उसको भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक का न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया का जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन जो था ये छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। बस याद रखिए कि सीपीआई का जो डेटा है वो मंथली बेसिस पे आता है, ठीक है? ऑल इंडिया सीपीआई उसको लेके आता है एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में, जो हमारा नेशनल सैंपल या स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो लेके आता है। और इस जो इन्फ्लेशन होता है वो 2 होता है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम लोग जो है फूड, फ्यूल और जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट रहता है जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ता-घटता बहुत तेज़ी से, उसको हटा देते हैं कोर इन्फ्लेशन में। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम लोग उसको शामिल कर लेते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, कोर प्लस फूड, फ्यूल इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बराबर फूड, फ्यूल और कोर वाला इन्फ्लेशन, ठीक है? उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम लोग हब बना रहे हैं। तो $20 बिलियन का ये हमारा बजट है। इसमें हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करेंगे उन पोर्ट्स में, ठीक है? कंडला, पारादीप, कंडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं, गुजरात में, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में, इसको वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी बोला जाता है। पर्पस है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ऑलरेडी हमने करंट अफेयर में बता दिया है। जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन जैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग पानी को तोड़ते हैं। इस पानी को तोड़ने के लिए जो हीट देते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, अगर वो हम लोग ग्रीन एनर्जी से लेके आ रहे हैं, जैसे सोलर से, विंड से, तो वैसे हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है? टारगेट भारत का ये है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत कि 2030 तक हम लोग 5 जो है टन पर एनम जो है वो आपका प्रोड्यूस कर लें ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है? नेक्स्ट है आरबीआई ने हमारा अप्रूवल दिया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का, ठीक है? ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर को दिया है ताकि ये जो है पेमेंट एक देश से दूसरे देश इसके द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है? इसमें पेपल पेमेंट, वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट को दिया हुआ है। इससे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगा और एक्सपोर्टर, फ्रीलांसर और आईटी सर्विस लोगों को सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद है स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग होता है उसको चेंज किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब लघु वित्त बैंक, ठीक है? पहले इसका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 75% हुआ करता था, अब उसको घटा के 60% किया गया है 2025-2026 से। लेकिन जो 40% इसको जो देना है मैंडेटरी सेक्टर से एग्रीकल्चर, जो हमने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में बताया है, वो आपको इसको करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल इसको 75% करना पड़ता था, लेकिन वो घट के 60% हो गया। लेकिन 60% में जो 40% उसको जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो मैंडेटरी है उसको वो करना ही पड़ता था। जो एग्रीकल्चर है, एमएस जो 8-9 सेक्टर है ना, एजुकेशन और ये सारा चीज़, वो फार्मर-वार्मर, बाकी जो 20% जो एक्स्ट्रा है 40% के ऊपर, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं।
उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ के बारे में बोला है, छोड़ सकते हैं आप। ओईसीडी ने क्या बोला वो भी आप छोड़ सकते हैं। फिर अर्बन और इन्फ्लेशन डेटा आप छोड़ सकते हैं, ये कोई काम का नहीं है। चलो, आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे करते हैं, ठीक है? अब कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो करंट अफेयर का 3-4 क्लास होगा करंट, और कल से आपका क्या होगा कि डेली बेसिस पे हम आपको रिवीजन के लिए बता देंगे कि कौन-कौन सा आपको वीडियो हमने जो पढ़ाया है वो आपको डेली बेसिस पे करना है। इससे क्या होगा, हम चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले आपका कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो कल जो है हम आपको देंगे अकाउंटिंग को पूरा रिवाइज़ करने के लिए, और हम वीडियो आपको बता देंगे, ठीक है? उसको आप देख लीजिएगा तो आपसे उसके अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ हम उस आपको एक टॉपिक छोटा वाला कुछ और दे देंगे, ठीक है? तो डेली बेसिस पे आपको, अब डेली समझिए कि आपको 10-12 घंटा पढ़ना है, और आपको अपने लेवल पे मैथ और इंग्लिश जो है आप साथ-साथ करते करते रहिएगा, ठीक है? बाकी जो चीज़ है वो आप हमारे पे छोड़ सकते हैं, हम आपको पूरा वो रिवाइज़ करवा देंगे, ठीक है? तो मैथ इंग्लिश आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कल से जो है हम आपको डेली बेसिस पे, हमने आपको बोला भी था 1 नवंबर से हम लोग डेली बेसिस पे आपको रिवीजन के लिए कराएँगे, ठीक है? तो चलिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय-बाय। और क्लास आपका डेली रहेगा, एक तो हमारा रिवीजन चलता रहेगा साथ-साथ, और बाकी जो छोटा-मोटा छूटा हुआ चीज़ है, जैसे जैसे जो करंट अफ़ेयर है, ठीक है? और भी जो छोटा-मोटा चीज़ है वो साथ-साथ आपका चलता रहेगा, और बाकी आपका रिवीजन भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है? ताकि आपका पूरा कंप्लीट तैयारी जो है आपका एग्ज़ाम होने तक पूरा अच्छे से हो जाए रिवीजन के साथ, ठीक है? बाकी अपने लेवल पे आप इंग्लिश और मैथ को डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ, इंग्लिश, उतना ज़्यादा रिफ़ाइन होगा। और मैथ के लिए हमने प्लेलिस्ट आपको बना दिया है कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या करना है, ठीक है? और मैथ के लिए 5-6 तारीख को हम एक वीडियो लेके आएँगे, सॉरी मैथ नहीं, सॉरी इंग्लिश के लिए, जिसमें आपको एरर वाला जो टॉपिक है उसको हम एक वीडियो में पूरा बता देंगे, ठीक है? बाकी आप अपने लेवल पे भी थोड़ा-थोड़ा करते रहिए, ठीक है? कल मिलते हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, बाय-बाय। डेली हम लोग 10 बजे क्लास लेते हैं।